प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग वर्ग अष्टम का सिविक्स का अध्याय 9 जन सुविधाएं पब्लिक फैसिलिटी, इसको हम लोग आज देखते हैं। तो इसमें जो है अध्याय का आरंभ किया गया है 4 तरह की वृत्तांत सुनाकर। 4 जगह की जो है कि पानी के बारे में 4 जगह में क्या क्या स्थिति है, लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो इसमें चेन्नई का जिक्र किया गया है, चेन्नई के लोग और पानी। तो आप जानते हैं चेन्नई कहाँ है? तो चेन्नई भारत के दक्षिण में एक राज्य है तमिलनाडु, वहाँ की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई का पहले नाम मद्रास था और अभी नाम है चेन्नई। तो चेन्नई का एक घटना है, वहाँ का जिक्र है कि जो है एक पहला वृत्तांत दिया गया है राम गोपाल का। राम गोपाल एक सरकारी अफसर है और चेन्नई के अन्ना नगर में वो रहते हैं। अन्ना नगर में रहते हैं, वहाँ उनको बाग बगीचे से युक्त क्वार्टर मिला हुआ है और वहाँ पूरा का पूरा पानी का व्यवस्था है। 24 घंटे पानी की व्यवस्था होती है और अगर पानी की आपूर्ति कम हो जाती है तो वो राम गोपाल जो है नगर जल निगम वहाँ के अफसर को फ़ोन लगाते हैं और तुरंत उनके लिए पानी के टैंकर की व्यवस्था कर दी जाती है। तो यह पहला जिक्र है राम गोपाल का, जिसको कि पानी के संदर्भ में कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पानी भरपूर मात्रा में है और दिक्कत होती है तो पानी उनको उपलब्ध करा दी जाती है तुरंत। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या करिए कि दूसरा वो था कहाँ का? तो राम गोपाल था कहाँ? अन्ना नगर का। और ये दूसरा है मैलापुर का, चेन्नई में एक जगह है मैलापुर। तो वहाँ क्या स्थिति देखिए, सुब्रमण्यम अपार्टमेंट में भी जो है पानी की कमी है। पानी सब जगह है लेकिन वहाँ जो है उसको पानी उपलब्ध करा दिया जाता है और यहाँ जो है सुब्रमण्यम अपार्टमेंट में पानी की कमी है और नगर पालिका 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध कराती है। रोज़ रोज़ पानी नहीं लाता है, 2 दिन में 1 बार। और कुछ लोग जो है जो कि संपन्न है वो तो अपना बोरवेल करा लिए हैं, बोरिंग जिसको बोलते हैं, और बोरवेल का पानी खारा है। लोग उसे क्या करते हैं, शौचालय और साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी का, और दूसरे कामों के लिए यानी कि पीने के लिए टैंकर का पानी खरीदते हुए लोग। और अब जानते हैं कि पानी का कई तरीके से इस्तेमाल होता है, नहाने में, कपड़ा खींचने में, बाथरूम जाने में और पीने में, खाना पीना बनाने में। तो जो खराब पानी होता है उसका लोग जो अलग इस्तेमाल करते हैं और पीने वाला पानी खरीदते हैं वहाँ। और सुब्रमण्यम में से लोग टैंकर से पानी खरीदने के लिए 500 से 600 रुपया खर्च करते हैं प्रति महीना। और पीने को पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही कुछ लोग जो है जल शोधन उपकरण लगाए हैं। तो देखिए एक स्थिति थी कि उसको पानी का दिक्कत नहीं था, पानी होता था तुरंत उपलब्ध करा दिया जाता था। एक दूसरी स्थिति है कि 2 दिन में 1 बार पानी उपलब्ध कराया जाता है और 500-600 रुपया प्रति महीना उसको खर्च होती है। अब देखिए ये तीसरी स्थिति है, तीसरा कहानी में एक जिक्र है मडीपाक्कम, एक जगह है मडीपाक्कम, वहाँ का जिक्र है। एक मकान में शिवा कोई लड़का है, वो पहली मंजिल में किराए पर आता है और वहाँ क्या होता है देखिए, वहाँ रोज़ मिलता था, यहाँ 2 दिन में मिलता है। और यहाँ क्या होता है 4 दिन में 1 बार पानी मिलता है इसको, 4 दिन में, वहाँ रोज़, यहाँ 2 दिन में, यहाँ 4 दिन में पानी मिलता है। और पानी का इतना कमी है कि वो कभी कभी सोचता है कि अपने परिवार को गांव से यहाँ ला लें शहर, लेकिन नहीं ला पाता कि यहाँ पानी की दिक्कत हो जाएगी उनके परिवार को, तो फिर कैसे होगा। और पीने के पानी जो है, पीने की जो बोतल जो बाज़ार में देखते होंगे, बाज़ार से पानी की बोतलें खरीद कर वो पानी पीता है शिवा। तो देखिए कितना जो है स्थिति विकराल, एक में कम, दूसरे में और ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा। चौथी स्थिति देखिए, पद्मा घरेलू नौकरानी है। पद्मा है वो घरेलू नौकरानी है और वह सैदापेट में काम करती है। सैदापेट एक जगह का नाम है और पास ही में झुग्गी झोपड़ी बस्ती में वो रहती है और उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपया प्रति माह है। देखिए किराए में रहती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है, 650 रुपया फिर भी देती है। अच्छा, लेकिन देखिए सुविधा के नाम पर क्या है, ना तो शौचालय है, ना ही पानी का कोई स्रोत है, कुआं, हैंडपम्प ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और 30 झुग्गी के लिए एक कोने में एक ही नल है। वहाँ जो 30 को झोपड़ी है उसमें एक ही नल है और नल में रोज़ 20 मिनट के लिए एक बोरवेल से पानी आता है। मात्र 20 मिनट के लिए रोज़ पानी आता है। अच्छा, इस दौरान एक परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा
कितना पानी भरेगा? 3 बाल्टी से अधिक वो पानी नहीं भर सकता है। और इसी पानी को लोग 3 बाल्टी में ही नहाते हैं, धोते हैं, पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गर्मी में तो इतना दिक्कत हो जाता है, करीब कई परिवारों को पानी ही नहीं मिल पाता और टैंकर का इंतज़ार करना पड़ता है। तो पानी की स्थिति कितनी विकट है, इसको इस 4 वृत्तांत के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी की स्थिति कैसी है, और घरेलू इस्तेमाल के लिए भी परेशानी होती है, कोई भी काम के लिए तो पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि सुब्रमण्यम, जिसे कि 2 दिन में पानी मिलता था, और पद्मा, जिसे कि पानी 20 मिनट मिलता है, दोनों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, क्या अलग अलग है, दोनों में अंतर क्या है, इसको आप अपने शब्द में लिखिए। और आप भी देखे होंगे जब गर्मी दिन आती है तो नल में जो है पानी कम हो जाता है, लगता है कि पानी ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों? पानी कम होने का क्या कारण रहता है, इसको आप अपने शब्दों में लिखें। अच्छा, अब हम देखते हैं जीवन के अधिकार के रूप में पानी। अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, आपको याद होगा कि जीवन का अधिकार आजीविका का अधिकार में था। तो जीवन का अधिकार बहुत व्यापक है। यहाँ पर पानी का अधिकार, अगर पानी नहीं मिलेगा लोग जिएगा कैसे? तो जीवन के अधिकार में ये पानी पीने का भी अधिकार है। और जब जीवन का अधिकार है, ये पानी ही नहीं मिलेगा तो लोग मर जाएगा, तो फिर जीवन का अधिकार का औचित्य क्या है? और यह अधिकार तो हर गरीब, हर अमीर को मिलना चाहिए, और जो अगर गरीब है तो ये सस्ती कीमत पर मिलना चाहिए। और पानी की पहुँच तो सबको होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए, प्राकृतिक संपदा है ये। और अब देखिए यहाँ पर दिया है कि पानी जो है, पानी हमारी दैनिक ज़रूरत है, पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। और पीने का साफ़ पानी अगर हम पिएं, अगर गंदा पानी ना पिएं तो बहुत सारी बीमारियों से हम ऐसे भी बच सकते हैं। और जैसे पानी से भी होने वाली बीमारी कौन है? दस्त है, पेचिस है, हैजा है, ये सब बीमारियां से हम लोग बच सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है बीमारियों के ज़्यादा मामले जो आते हैं तो वो पानी के कारण ही सबसे ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। और कहा जाता है कि हर रोज़ 1600 से ज़्यादा लोग मर जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता है, और उनमें ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और अगर पानी, शुद्ध पानी मिले बच्चे को पीने के लिए, व्यक्ति को पीने के लिए, तो बहुत से लोग मरने से बच जाएंगे। जितना अधिक भोजन का ज़रूरत है उतनी ही अधिक ज़रूरत लोगों को पानी का भी है। अब देखते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कहा है कि लोगों को पानी मिलना चाहिए, सुरक्षित पानी मिलना चाहिए। और सुरक्षित पेयजल यदि नहीं मिलेगा तो फिर जीवन का अधिकार अंधकार में हो जाएगा। और इसी में 2007 की घटना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर वहाँ पर सवाल उठाया था। तो महबूब नगर एक ज़िला है, वहाँ का किसान ने पत्र लिखा और उसमें जो है सुनवाई का अनुरोध किया। तो सुनवाई हुई और उनकी शिकायत यही थी कि कपड़ा बनाने वाली कंपनी गांव के पास जो जलधारा होती है, छोटी छोटी नदी नहर, तो उसमें जो है रसायन छोड़ रही है, जिससे कि सिंचाई के लिए हम लोग को दिक्कत हो रही है। और मुकदमे के आधार पर जो है उन्होंने, न्यायालय ने वहाँ के डीएम को, कलेक्टर को आदेश दिया कि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को 25 लीटर पानी आप उपलब्ध कराइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जीवन का अधिकार है, तो हमको पानी का अधिकार कितना मिलना ही चाहिए। यहाँ पर जिक्र है जन सुविधा का। जन सुविधा क्या होता है? जनता को मिलने वाली सुविधा, जन सुविधाएं। और ये सुविधाएं के लिए लोग विवश न हो जाए। कैसे? तो इसकी व्यवस्था करना किसका काम है? सरकार का काम है, जन सुविधा उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो स्वास्थ्य, स्वच्छता। स्वास्थ्य क्या हुआ? लोग स्वस्थ जीवन जिए, बीमार न रहे। और स्वच्छता मतलब जैसे कि कुछ भी मानव मल मूत्र गंदगी, उसको जो है नष्ट करने की सुविधा होनी चाहिए। शौचालय होना चाहिए, तब तो लोग स्वच्छ रहेगा। पानी पीने के लिए जगह होना चाहिए, पानी के निकासी के लिए जगह होनी चाहिए, गंदगी न रहना चाहिए, पानी से संक्रमण ना हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यही हुआ स्वच्छता। तो खैर, तो स्वच्छता और स्वस्थ, ये सब जो है
इन सब सुविधाओं के बारे में तो हम पहले ही पढ़े हैं। तो यहाँ पर देखते हैं जन सुविधाओं के बारे में। तो बिजली को उपलब्ध कराना किसका काम है? सरकार का। जन सुविधाएँ मिलनी चाहिए, या सार्वजनिक परिवहन, विद्यालय, कॉलेज, ये सब क्या है? अनिवार्य चीज़ें हैं, लोगों के बुनियादी विकास के लिए अनिवार्य। आज की तारीख में बिना बिजली का आप जी सकते हैं? नहीं। तुरंत घंटा लाइन कट जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, बिजली चाहिए। तो ये उपलब्ध कौन कराएगा? ये सब बुनियादी चीज़ें उपलब्ध कराना सरकार का काम है। और स्कूल, कॉलेज है, एक बार स्कूल अगर बन जाती है तो क्या एक ही व्यक्ति लाभ उठाते हैं? नहीं, उससे कई व्यक्ति, कई बच्चे एक बार लाभ उठाते हैं। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कई साल तक एक विद्यालय जो है लाभ पहुँचाते रहता है। 50 साल, 60 साल, 100 साल तक वो विद्यालय से विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। और जन सुविधा का ये एक बहुत बड़ा विशेषता है कि एक बार जब उसका निर्माण हो जाता है तो उसका इस्तेमाल बहुत बार होता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण के रूप में आप अपने विद्यालय को देखिए, वो कितने वर्षों से चली आ रही है और वहाँ कितने बच्चे पढ़ के निकल गए। और इसी तरह जो है बिजली है, अगर सबको मिलता है तो और अब तो जो है बिजली का उपयोग तो जो घर में होता ही है, सिंचाई के लिए भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है, पंप सेट चलाने के लिए। और बिजली चलाने की होने के बाद ही छोटे मोटे कुछ वर्कशॉप भी लोग खोल सकते हैं। और इस तरह जो क्या होता है, अधिकांश लोगों को इससे फायदा होता है। अब देखते हैं कि सरकार की क्या भूमिका है जन सुविधा दिलाने में। रोल तो सरकार का ही है, आम लोग तो उसमें जाके कुछ नहीं कर सकती है। करना तो पहल तो सरकार को ही पड़ेगा। आम लोग के लिए तो सुविधा मिलनी चाहिए, तो आम लोग की तो डिमांड रहती है। और जन सुविधा इतनी महत्वपूर्ण है कि कोई सरकार इससे जो है मुँह नहीं मोड़ सकती कि जो है। तो देखिए, तो यहाँ पर समझते हैं कि जन सुविधा जो है कैसे मिलना चाहिए और सरकार को ही क्यों देनी चाहिए। तो जैसे कि आप देखिए, कोई कंपनी है तो वो क्या चाहती है? वो चाहेगी कि उसका मुनाफा अधिक से अधिक हो। उसे जनहित का काम से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। वो अपना पूंजी लगाया है तो उससे मुनाफा चाहता है। और कोई कंपनी कैसी क्या होती है? कोई एक संस्था होती है, वो तो इसीलिए खोलती ही है कि उससे उसको लाभ मिले। और उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं और उसका फिर संचालन करते हैं। और उसका स्वामित्व, उसका मालिक कोई एक व्यक्ति रहता है या कोई समूह 2-4 व्यक्ति भी रहते हैं, और उसी को कहते हैं कंपनी। और ये कंपनी जैसे देखिए आप, टाटा स्टील कंपनी, ये जियो जो मोबाइल चलाते हैं ये कंपनी, एयरटेल कंपनी, अंबानी, ये सब जो देखते हैं ये सब कंपनी खोल के रखते हैं। और ये सब, और जो ये देखिए आप इंडियन ऑयल देखिएगा, तो इंडियन ऑयल एक सरकारी कंपनी है, सरकार भी कंपनी खोलती है। और आपको याद होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यहीं शासन, फिर यहाँ जो है वो आए थे व्यापार करने, फिर यहाँ शासन करने लगे, भारत को गुलाम बना लिया। खैर, यहाँ पर देखिए कि कंपनियां जो है अपने मुनाफे के लिए चलाती है। और जन सुविधा में जो है मुनाफा का गुंजाइश नहीं होता है। जैसे नाली का साफ़ करना है, तो नाली साफ़ करने में तो कोई मुनाफा डायरेक्ट दिखती नहीं है। वो अपना सिम बेचेगा, रिचार्ज कराएगा, उसमें पैसा होगा। कोई कंपनी कार बेचेगा, मोटरसाइकिल बेचेगा, कुछ भी उत्पाद करेगा तो उसको पैसा होगा। और लेकिन यहाँ नाला साफ़ करना या मलेरिया रोधी अभियान, मच्छर मारने का अभियान, तो इसमें तो पैसा खर्च होगा, सिर्फ इसमें डायरेक्ट मुनाफा कुछ होगा नहीं। तो निजी कंपनियाँ इस सब कामों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेती है, सार्वजनिक कामों में। अब देखिए यहाँ पर स्कूल और अस्पताल जैसे है, तो वहाँ भी वही होता है, निजी कंपनियों को दिलचस्पी नहीं हो सकती है, और होगी तो वो चाहता है कि अधिक से अधिक हम पैसा कमाएं। और कई जगह जो है कंपनियाँ टैंकर या सीलबंद बोतल के जरिए पानी की आपूर्ति करते हुए आप देखे होंगे, टैंकर में पानी लाते हुए, या बोतल 1 लीटर बोतल, 5 लीटर बोतल, 20 लीटर बोतल में पानी बिक्री होती है। तो ये सब तो सिर्फ अपना मुनाफा देखता है। अच्छा, लेकिन सरकारी स्तर पर यदि होगा तो आम लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी और कम लागत में उनको ये चीज़ उपलब्ध होगा। क्योंकि सरकार जब कोई चीज़ करती है तो वो ज़्यादातर पब्लिक से मुनाफा नहीं खोजती है, वो सोचती है कि अधिक से अधिक जन कल्याण की भावना हो। यहाँ पर आप देखते हैं कि लोगों को जो है जन सुविधा के संबंध में लोगों को मूलभूत सुविधा से इसका ताल्लुक हो जाता है। और इन सुविधा का इंतज़ाम होना ज़रूरी है। और अगर ये सुविधा नहीं होगी तो फिर उनका जो है जीवन का अधिकार फिर खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये कंपनियाँ स्थापित हुई, तो आपको याद होगा 1991 में भूमंडलीकरण हुआ, उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ। उस समय से सरकार, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारी नीतियाँ बनती रहती है पूरी दुनिया भर के लिए।
और हर देश की सरकार अपने अपने अनुकूल उसको ग्रहण करती है, उसके लिए बाज़ार खोलती है, उस नीति को अपनाती है। तो 1991 में सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया, अपने देश का बाज़ार भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कंपनियों के लिए खोल दिए। आपको याद होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का शासन था और अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उसमें जो कोई नीति बनती थी तो अंग्रेज़ बनाते थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे अपने देश में नेहरू ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मतलब कि पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, लोगों का कल्याण भी हो, लोगों को फ़ायदा भी हो। और इसलिए उस समय अपनाने का मेन कारण था कि देश आज़ाद हुआ था, लोग गरीब थे, लोगों की सबका जो है पेट भी भरना था, लोगों का इच्छा भी था, आकांक्षा भी था कि वर्षों के बाद हमारा देश आज़ाद हो रहा है। और इसीलिए भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई और कम से कम कीमत पर भी आम लोगों को भी मुहैया कोई भी सामान हो, ऐसी व्यवस्था की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो इतना बजट का नाम आप सुने होंगे, तो सरकार जो है कितना खर्च करेगी, कितना कौन कौन स्रोत से कमाएगी अगले साल, ये सब चीज़ जो है बजट में प्रस्तुत किया जाता है। आप देखे होंगे कि फरवरी माह में जो है बजट पेश किया जाता है और हम लोग का साल तो जनवरी से दिसंबर तक जानते हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष जो है अप्रैल से मार्च होता है। और सरकार हर वर्ष अपने नफ़े नुकसान का ब्यौरा संसद में पेश करती है, बताती है कि पैसे की व्यवस्था अगले साल कहाँ से आएगी, किन किन चीज़ों से पैसे आएगी, किन किन चीज़ों से जो है हम क्या क्या कल्याणकारी काम करेंगे। देखते होंगे आपके यदि बजट होता है तो फिर वहाँ पर होता है कि ये चीज़ का दाम घट गया, ये चीज़ का दाम बढ़ गया, तो कौन पैसा, कितना पैसा, 1 रुपया जैसे है तो कितना पैसा कहाँ से आएगा, और अगर खर्चा करेंगे 1 रुपया तो उसको कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। आप सोचते होंगे कि सरकार के पास धन कहाँ से आता है, ये कितना धन आता है और खर्च किस किस मद में कितना कितना होता है। तो इन सब बातों का पूरा ब्यौरा सरकार बजट के रूप में प्रस्तुत करती है संसद में। आप जान लें कि केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। इस बार भी 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश किया था और इस पे बजट में यह बताने का कोशिश किया जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, किस चीज़ के माध्यम से अपना अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया जाएगा और कितना खर्च हुआ किस किस मद में, और आने वाले वर्ष के लिए किस किस मद से कितना राशि आने की संभावना है। यह अनुमान बजट के माध्यम से लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है रुपया कहाँ से आता है, तो यह जो है 18-19 का ही डाटा है। इसमें जैसे है कि जो है सीमा शुल्क से आया कितना, 1 रुपया का अगर तुलना करें तो 4 पैसा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसा, भिन्न भिन्न राजस्व से 8 पैसा, इनकम टैक्स आयकर से 16 पैसा, निगम कर से 19 पैसा, माल एवं अन्य कर से 23 पैसा। इस तरह ये राशि है। और उसी तरह व्यय कहाँ होता है, खर्च कहाँ होता है, पैसा जाता कहाँ है, जो आप देख सकते हैं रक्षा पर 9 पैसा है, केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9 पैसा है, केंद्रीय क्षेत्र की अधि योजना में 10 पैसा है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा है 24%, पेंशन में 5 पैसा, अन्य व्यय में 8 पैसा है, वित्त आयोग और अंतरण 8 पैसा। इस तरह जो पूरा 1 रुपया यदि मान लें तो इतना प्रतिशत इसी हिसाब से बजट में प्रावधान रखा गया था। यहाँ पर जिक्र है कि जो 4 वृत्तांत देखे, इसके बारे में कहा गया है कि अम्मू और कुमार जो है चेन्नई में एक बस में सफ़र कर रहे थे और उसी इलाके में गुजरते हुए चारों जगह का वो वृत्तांत वो देखते हैं। और देखने के बाद अब उसका जो है कि जो है यहाँ पे जैसे वो देखे चारों वृत्तांत, यहाँ कहा गया कि अम्मू जो है बोलती है, देखा तुम्हें सैदा पेट की सड़कें कितनी उबड़ खाबड़ हैं और सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में क्या हाल होता है यहाँ। तो जो है कुमार बोलता है कि झुग्गी बस्ती में और तुम क्या उम्मीद करोगे, ऐसा क्यों होगा। तो फिर वो बोलती है क्या बस्ती में झुग्गी झोपड़ी में जन सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए। तो वो बोलता है कि जन सुविधा के लिए जो बस्ती होती है वहाँ जो है वही लोग जो है जो टैक्स चुकाएंगे, जो उन्हीं को मिलना चाहिए सुविधा।
तो बोलते ठीक है टैक्स चुकाएगा, लेकिन जो नहीं चुकाता है क्या उसको जन सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो इस देश के नागरिक हैं, उसके भी तो कुछ अधिकार हैं। तभी वो कुमार बोलता है कि नहीं, ऐसे में तो सरकार दिवालिया हो जाएगी, सर इतना पैसा कहाँ से लाएगी सरकार? तो हम बोलते हैं चाहे जो हो रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम बोलती है तुम कल्पना कर सकते हो सड़क पानी बिजली के बिना झुग्गी झोपड़ी में कैसे ज़िंदगी चलेगी? तो बोलते ओह अरे हमारे संविधान में भी तो बहुत सारे, अम्मी बोलती है फिर हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं तो जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। सरकार को इस बात को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, और इसी अधिकार के यदि अवहेलना होगी तो फिर सम्मानजनक जीवन कैसे लोग कैसे जिएगा? इसके लिए तो ऐसी सुविधा देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न रख रहे हैं कि अब आप बताइए कि जन सुविधाएँ क्या होती है और जन सुविधाएँ मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए? क्यों सरकार ही दे? और निजी कंपनियां कोई काम करती है और सरकार कोई काम करती है, दोनों में क्या अंतर होता है? और यहाँ पर हम देख सकते हैं सार्वजनिक परिवहन के संदर्भ में कि कम दूरी के लिए जो है सार्वजनिक परिवहन सेवा जो महत्वपूर्ण साधन है। और यहाँ मुंबई की जो है का जिक्र किया गया है कि ज़्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं, और शहरीकरण हो गया है। शहरीकरण हो गया तो उसके लिए सार्वजनिक बस प्रणाली ज़रूरत के हिसाब से कम पड़ रही है। तो इसका कारण क्या है ना कि इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगर में सरकार ने कौन परियोजना चलाई है? आपने मेट्रो रेल का सुना होगा। मेट्रो रेल एक सीमित दूरी के लिए चलती है कि लोग को सुविधा हो आने जाने में। और दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ का बजट भी दिया, खर्च भी किया। और कलकत्ता में आप अगर गए होंगे देखे होंगे वहाँ भी मेट्रो ट्रेन का। तो सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार करती है ताकि आम लोगों को दिक्कत कम हो। लोग जो है बहुत से लोग उसमें इसलिए भी सफ़र करते हैं कि शहर में ज़्यादा कीमत पर वे नहीं जीवन यापन नहीं कर सकेंगे, इसलिए उसको घर आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए भी सरकार उन्हें सुविधा देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? तो जन सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, ये सही है, लेकिन बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का अभाव है। और आप यदि ग्रामीण इलाकों में देखेंगे तो मवेशी और मनुष्य दोनों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और कभी कभी क्या होता है कुआं हैंडपंप तालाब से लोग काम करते हैं, और कभी कभी टंकी छत पर जो टंकी बनाते हैं उसका पानी इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर क्या होते हैं निजी स्वामित्व में होते हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज़्यादा अभाव दिखता है। लोगों को परेशानी और ज़्यादा होती है। शहर में सरकार ध्यान भी देती है, ग्रामीण परिवेश में लोग सरकार उतना ध्यान भी नहीं देते हैं। आपने हर घर जल नल योजना का नाम सुना होगा। सरकार ने कोशिश किया है, कोशिश कर रही है कि हर घर तक जल पहुंच जाए, लेकिन व्यवहारिक रूप में सरकार की कोशिश पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रही है। यहाँ पर चेन्नई की स्थिति देखें तो चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति शहर की लगभग आधी ज़रूरत तो उससे पूरी हो जाती है नगर पालिका से, और कुछ इलाकों में नियमित रूप से पानी आता है तो कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। और ज़्यादा पानी का भंडारण है वहाँ जो है ज़्यादा पानी आता है, जबकि जो बस्ती दूर है उसको कम पानी मिलता है। और जलापूर्ति में कमी का ज़्यादातर बोझ किसको झेलना पड़ता है? तो गरीबों को झेलना पड़ता है। मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं खाते पीते, तो वो लोग तो पानी जो किसी तरह व्यवस्था कर लेते हैं, पैसा से खरीद लेते हैं, या बोरवेल खनवा लेते हैं, और या टैंकर से पानी खरीद लेते हैं, या बोतल बंद पानी पीने के लिए खरीद लेते हैं। लेकिन जो गरीब है वे तो चाह के कुछ विशेष कर नहीं पाते हैं। अच्छा, पानी की उपलब्धता से क्या होता है ना, कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल पाती है। संपन्न तबका के लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये बहुत ही दिक्कत होता है और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती के समान दिखती है। अब सवाल है कि इसका विकल्प क्या है? तो चेन्नई की स्थिति कोई अलग नहीं है, हर जगह की आपको स्थिति ऐसी ही दिखेगी। गर्मियों में पानी की कमी का हाल जो है सब जगह होता है, दूसरे शहरों में भी होता है, आपके यहाँ भी होता होगा, आप भी देखते होंगे। और निजी कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इलाके में क्या होती है फैलती जा रही है, और वो अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती है। और कभी कभी क्या करते हैं यहाँ पर गैर बराबरी दिखे, ज़बरदस्त गैर बराबरी दिखेगा। किस रूप में देखिए, तो शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए, सरकार ने तय किया है। और पानी की मात्रा कितनी होती है? 7 बाल्टी है शहरी इलाकों में, शहरी जल आयोग ने ये तय किया है। लेकिन वहीं झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लिए 20 लीटर पानी यानी कि 1 बाल्टी भी नहीं मिलता है।
मुश्किल से। तो देखिए कितना का फासला है। और वहीं आलीशान होटल है, तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए रोज़ाना 1600 लीटर यानी कि 80 बाल्टी तक पानी की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह भी देखी जाती है कितनी भेदभाव तो है। अच्छा, नगर पालिका को जलापूर्ति की कमी न हो, सरकार की नाकामी भी मानी जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है सरकार ज़रूरत के हिसाब से पानी मुहैया नहीं करवा रही है। तो इसका कारण है कि जल विभाग घाटे में चल रहा है, इसलिए जल विभाग को जो है क्या करना चाहिए, निजी कंपनियों को देना चाहिए। लेकिन निजी कंपनियां बेहतर काम कर सकती है, तो काम कर सकती है सही बात है, लेकिन वहाँ कितना शोषण होगा, सब लोग उस तक एफर्ट नहीं कर पाएंगे, सब लोग उसको जो है नहीं झेल पाएंगे। ये भी बात हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब हैं, वो कैसे खरीदेंगे, किसी तरह भोजन जुटा पाते हैं लोग, अब पानी भी खरीदना पड़ जाए, लोगों को परेशानी की तो जो परेशानी अतिरिक्त परेशानी होगी। यहाँ पर कुछ बात सोचने वाली है कि दुनिया भर में जलापूर्ति की जिम्मेवारी जो है सरकार पर रही है, और निजी कंपनियां जल की पूर्ति करें, ऐसे दुनिया में बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, और दुनिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जलापूर्ति सब लोगों तक पहुंच गई है। तो ये बात सोचनी चाहिए कि जलापूर्ति सरकार द्वारा ही की गई है बहुत से देशों में, और बहुत से देशों में हर घर तक जल पहुंच गया है। तो अपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जहाँ जलापूर्ति निजी कंपनियों को सौंपी गई, तो वहाँ क्या हुआ, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा, और ज़्यादा पर खर्च करना पड़ा, लोगों में अराजकता फैल गई, संतोष फैल गया, और एक दूसरे से बोले गया, वहाँ जो है बहुत दंगा फैल गया इसके कारण। तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली है। और फिर क्या हुआ, इस दबाव में जलापूर्ति योजना को सरकार ने जो है उससे छीनकर अपने हाथों में लिया है। यहाँ पर भारत में सरकारी जल विभाग की सफलता के भी कई उदाहरण रहे हैं, ऐसा बात नहीं रहा है। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए निःशुल्क जल के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है। अच्छा, हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में काफ़ी इजाफा हुआ है, और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजना शुरू की है, ताकि भूमिगत जल स्तर जो है वो ऊपर हो सके, और पानी की धुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवा ली जा रही है। टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता है, और उन्हें वही काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को क्या कहते हैं, अनुबंधित टैंकर भी कहते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि पोर्टो एलेग्रे में सार्वजनिक जलपूर्ति किस तरह हुई। पोर्टो एलेग्रे एक जगह है, ब्राज़ील का शहर है, और वहाँ बहुत सारे लोग जो है गरीब रहते हैं, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों के बनिस्पत वहाँ शिशु मृत्यु दर कम है। और कारण यहाँ यह देखा जा रहा है कि नगर निगम जल विभाग ने हर घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है, और पैसा भी गरीबों से आधी कीमत ली जाती है, और इससे जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है। और जन सभाओं के द्वारा जो है प्रबंधक जो वहाँ की जो समस्या होती है उसको सुनते हैं, प्राथमिकता तय करती हैं। और अब आपके लिए यहाँ पे एक प्रश्न है आपके लिए कि अगर सरकार जलपूर्ति की जिम्मेवारी अपने हाथ से पूरी खींच लेगी, तो आप बताइए कि यहाँ की स्थिति कितनी अराजक होगी, क्या होगी। और एक प्रश्न और आपके लिए कि हर घर को जलापूर्ति होती रहे, इसके लिए क्या सुधार किया जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मुंबई का परिवहन सेवा जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, दुनिया का सबसे बड़ा यातायात मार्ग है, और हर रोज़ 65 लाख यात्रियाँ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर तक रहने वाले लोग शहर में काम ढूंढने आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्य का जिक्र किया गया है। ये सतत विकास लक्ष्य क्या है, तो सतत मतलब लगातार, निरंतर, और विकास में उत्थान की ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और लक्ष्य हमारी मंजिल वहाँ तक हमें पहुँचना है। तो ये सतत विकास लक्ष्य एक एजेंडा है। यह 2015 सितंबर के 2015 में पारित किया गया है, और 2030 तक इसकी प्राप्ति का लक्ष्य है। और यह कहाँ का एजेंडा, तो यह संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों का एक एजेंडा है। और 2015 के सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने इसे अनुमोदित किया था।
और यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से क्रियान्वित हो रही है और विभिन्न देश इसको अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से इसको पूर्ण करने की ओर प्रयास कर रहे हैं। इस एजेंडे का मुख्य मकसद यह है कि सिर्फ आर्थिक विकास करना ही विकास नहीं कहलाता है, बल्कि हर एक दृष्टि से विकास होना चाहिए। गरीबी नहीं रहना चाहिए, भूखमरी नहीं रहना चाहिए, पर्यावरण में भी समृद्धि आनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, न्याय होनी चाहिए। इस तरह की बातों को भिन्न भिन्न लक्ष्य के रूप में जो है फोकस किया गया है। आप यह जान लें कि भारत सरकार भी सतत विकास लक्ष्य 2030 के प्रति जो है समर्पित है और भारत चाहता है कि जो है सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, जिससे कि हर एक राष्ट्रवासी का भी, देशवासी का उत्थान होगा और देश का भी उत्थान होगा। सतत विकास लक्ष्य 11 इस चैप्टर में दिया गया है। इसके माध्यम से संबंधीय शहर और समुदाय का जिक्र किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया के संदर्भ में देखें तो कहा जाता है कि आधे से आधे लोग, जितने लोग हैं दुनिया में, आधे लोग शहर में रहते हैं और 2030 तक देखें तो 10 में से 6 लोग शहर में ही रहेंगे। और यह पृथ्वी का जो है सिर्फ 3% ज़मीन घेर रखा है, लेकिन ऊर्जा के मामले में 60 से 80% तक है और पृथ्वी का 75% कार्बन का उत्सर्जन इसी शहरों में होता है। तो ऐसे में संतुलित किस तरह जो है पर्यावरण रहेगा शहर से, तो इसकी व्यवस्था की गई है, क्योंकि वाणिज्य, संस्कृति, विज्ञान सब कुछ शहर में ही पनपते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए शहर को फोकस किया गया है, शहर पर ध्यान दिया गया है। इसके संदर्भ में गरीबी कम करने पर ध्यान दिया गया है और भविष्य का जो हम कैसा शहर चाहते हैं, कितनी ऊर्जा किस तरह जो है खपत हो, सौर ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल हो, इस सब तरह की बातें देखी जाती है। और भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और अभी भी जो है लोग शहर की ओर ज़्यादा पलायन करते हैं और ऐसा लगता है कि जो है रोजगार हो अथवा सुखी संपन्न या मनोरंजन जिस भी कारण हो, तो लोग शहर की ओर पलायन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप देखते होंगे यहाँ पर इस स्मार्ट सिटी के नाम से सरकार ने एक योजना चलाई कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। इसके माध्यम से सिर्फ कुछ ही शहरों को छोड़कर और शहरों को भी विकास करने पर बल दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो समावेशी विकास इसका एक लक्ष्य है और 2030 तक विशेषकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, विकलांग व्यक्ति सबका सुरक्षित समावेशी विकास हो, यही लक्ष्य है। यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य 12 को देखें तो इसके माध्यम से उपभोग और उत्पादन के संबंधी स्वरूप को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। यह चुनौती इस रूप में देखी जा रही है कि हमारी पृथ्वी भीषण दबाव में है और इसी तरह अगर जनसंख्या बढ़ता रहे तो विश्व की जनसंख्या 2050 तक देखें तो 9.6 अरब तक पहुंच जाएगी और मौजूदा जो जीवन शैली है इसको सहारा देने के लिए अभी जितना ज़मीन है बहुत पर्याप्त नहीं रहेगा। इस तरह की 3 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी और इस तरह हर वर्ष आहार उत्पादन का जो है इसमें भी वृद्धि होगी। लेकिन देखा जाए तो आहार उत्पादन का 1/3 तो आहार सड़ जाता है या उसका सही ढंग से समुचित उपयोग नहीं हो सकता है। कहीं पीने लायक पानी नहीं है, पानी है तो जो है प्रदूषित है, अनाज है तो वो सड़ जाता है, रख रखाव सही से नहीं है, उपज सही से नहीं है। तो इसलिए इसको जो है इस पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो, पर्यावरण का समुचित सदुपयोग आम व्यक्ति के लिए हो। संबंधी उपभोग और उत्पादन, इसका अर्थ आप सीधा समझ लें कि संसाधन और ऊर्जा का कुशलता पूर्वक प्रयोग करना है, प्रोत्साहन देना है, टिकाऊ बुनियादी सुविधाएं सबों के लिए उपलब्ध कराना है। भारत के संदर्भ में देखें तो 17.5% पूरी दुनिया की आबादी का जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन केवल 4% वैश्विक जल संसाधन है और कचरे और प्रदूषक तत्व की तो यहाँ भरमार है। ग्रीन हाउस गैसों का 4था सबसे बड़ा उत्सर्जक है, विश्व का 5% उत्सर्जन करता है।
तो इस तरह भारत ने भी संकल्प लिया है कि अपने सकल घरेलू उत्पादों की उत्पादन उत्सर्जन तीव्रता 2005 के स्तर से 2020 तक 20 से 25% और 2030 से 33 से 35% कम करेगा। और पेरिस समझौता जो हुआ था उसका अनुमोदन भारत ने कर दिया है। और यहाँ का पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन कुशलतापूर्वक उपयोग हो, इस बात को देखा जा रहा है। 2030 तक सुनिश्चित करना है कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके चलना है और अपनी जीवन शैली में विकास करना है, उसको समुचित सदुपयोग करना है और जन जागरूकता हर एक व्यक्ति पे हो, इसका ध्यान रखे जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे है स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। जितना सुविधा की नल जल के लिए संदर्भ में है, इतनी सुविधा जो है स्वच्छता के लिए शौचालय के संदर्भ में होनी आवश्यक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, लोटा लेके बाहर चले जाते हैं, खुले में चले जाते हैं, लेकिन उससे कितनी गंदगी फैलती है, कितना संक्रमण होता है, इसका अंदाज़ा उस व्यक्ति को नहीं लग पाता है। और इसीलिए सरकार ने भी हर घर ऐसी योजना चलाई कि हर घर में शौचालय हो। शौचालय ODF का भी नाम सुने होंगे। तो इसके माध्यम से हर गांव को शौचालय से मुक्त कर दिया कि कोई बाहर में ओपन में शौचालय करने नहीं जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है जितना कि गंदी पानी बीमारी से बीमारियाँ फैलती है, पानी के संदर्भ में रखरखाव बचाव आवश्यक है, उतनी ही स्वच्छता के संदर्भ में भी हमको जो ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। और 2011 में जो है जब सर्वे किया गया तो उसमें पता चला कि 87% परिवार के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है पानी की, तो 53% परिवारों में ही सुलभ शौचालय उपलब्ध है। तो इसका मतलब है कि कितनी अधिक परेशानी है। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में देखिएगा यहाँ स्थिति और विकराल है इस संदर्भ में। और सुलभ इंटरनेशनल का नाम आप सुने होंगे, एक गैर सरकारी संगठन है, सरकारी संगठन नहीं है, सुलभ इंटरनेशनल। और इसने क्या किया है, पिछले 5 दशक से ये सक्रिय और बहुत ही अच्छा काम कर रही है स्वच्छता के संदर्भ में। कहीं कहीं आप जाइएगा बड़ा स्टेशन में, ट्रेन में देखिएगा 5 रुपया 10 रुपया लेगा आपसे और वहाँ पर जाकर आप फ्रेश हो सकते हैं। कहने का मतलब सुविधा तो दे दी जाती है। और निम्न जाति और इसके अलावा भी इन्होंने काम किया, निम्न जाति जो निम्न आय वर्ग के हैं उनके यहाँ भी शौचालय की व्यवस्था करवाई है। करीब 1.5 लाख से जो है 15 लाख से ज़्यादा शौचालय बनवाए हैं और 2 करोड़ लोग इन सुविधाओं जो है इन शौचालय का लाभ उठा रहे हैं। और सुलभ शौचालय का जो है सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर गरीब और मेहनतकश के मजदूर हैं। और सुलभ ने सरकारी पैसे शौचालय का बनाने के लिए नगर पालिका या स्थानीय निकायों के अलावा के साथ उनके साथ क्या किए, अनुबंध भी किए, समझौता भी किए हैं। और स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए ज़मीन और पैसा मुहैया कराते हैं, जबकि रख रखाव और की लागत कई बार प्रयोक्ताओं से मिलने वाले पैसे से वसूल की जाती है। अब आप देख सकते हैं, अब बताइए कि स्वच्छता सुविधाओं के अभाव में लोगों का जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये प्रश्न आपके लिए। और औरत और लड़की के संदर्भ में तो यहाँ पर और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने बिजली भी हर घर तक पहुँचाने की योजना चलाई है। हालांकि कहीं भी 10 घर 20 घर आप देखते होंगे होता है, वहाँ तक जो बिजली की लाइन चली जाती है। और 2001 उस समय की स्थिति बहुत विकराल थी, बहुत खराब थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी थी। इसका मतलब है कि 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। लेकिन सरकार ने हर संभव प्रयास किया है कि हर घर तक बिजली पहुंचे। इसके लिए सरकार ने निजी कंपनियों से भी समझौता किया है, उनसे भी सहारा लिया है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि जन सुविधा का संबंध हमारी बुनियादी ज़रूरतों से है। बुनियादी ज़रूरत मतलब मूलभूत ज़रूरत, इसके बिना हम लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं। जैसे कि भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान हम लोग अपनी बुनियादी आवश्यकता मानते हैं, तो उसी तरह साफ सफाई, स्वच्छता भी जो है जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि हम लोग शिक्षा पाते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो और ये सारी व्यवस्थाएं संविधान में भी की गई है कि जीवन जीने के अधिकार में ये सब अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। हालांकि
हर मोर्चे पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। सब चीज़ की पहुंच, सार्वभौमिक पहुंच नहीं हो सकी है, हर व्यक्ति तक सभी चीज़ें नहीं पहुंच पाई है, और यही कारण है कि जो है लोगों को परेशानी भी का भी सामना करना पड़ता है। आप देखे होंगे कि शिक्षा ही अभी से भी बहुत से बच्चे आपको लगेंगे वो खेलते हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, अच्छी शिक्षा उसे नहीं मिल पाती है। और शहर की अपेक्षा अगर ग्राम कस्बों में देखिएगा तो वहाँ और भी विकराल समस्या है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह बुनियादी सुविधा यहाँ पर मुख्य तौर पर जल के संदर्भ में, स्वच्छता के संदर्भ में फोकस किया गया था। और इतना समझ लीजिए प्रत्येक नागरिक को इन सुविधाओं को पाने का अधिकार है, और समतापरक ढंग से सभी को ये चीज़ बुनियादी तरीके से लोगों को मिलता रहे, संविधान के अनुसार शासन चलता रहे। यही हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे, हर लोग चाहेगा, सबों का विकास होता रहे। और इतना भी जान लें कि स्वच्छता आपके लिए भी आवश्यक है, आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यहाँ पर आपके लिए एक दो प्रश्न कि क्या आपको लगता है कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उदाहरण कम हैं? क्या ये काम सरकार के भरोसे हो जाएगी या निजी कंपनियों को भी इसमें जो है सम्मिलित करना पड़ेगा? अच्छा, दूसरा प्रश्न, क्या सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है? नहीं है तो कैसे हो सकता है? इसके लिए आप क्या सोचते हैं? और अपने इलाके की पानी, बिजली जैसी जन सुविधा के बारे में आपका क्या सोचना है? या सड़क, पानी, बिजली, सड़क या परिवहन सेवा, तो आपके इलाके में इसकी स्थिति क्या है? और आप इसका जवाब तैयार करें। उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, जन सुविधाओं के संदर्भ में कोई राय बनी होगी। और अब मिलते हैं अगले और अंतिम अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।